जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि ऑल्टरनेटिंग जो करंट है, ऑल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है, उसको अप्लाई करेंगे हम। और अप्लाई करेंगे उसको ऑल्टरनेटिंग करंट को अप्लाई करेंगे थ्रू सीरीज RLC सर्किट। ये करेंगे हम, ठीक है। सीरीज RLC सर्किट है आपका। आपने ये सीख लिया था कि जब आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, जैसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस, फिर आप इंडक्टेंस के अक्रॉस करते हैं, फिर कैपेसिटेंस के, ये हमने पढ़ लिया था। जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऐसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो E एंड I ये फेज़ में होते हैं, ठीक है। और इसमें आपका E लीड करता है। जब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई करते हैं इंडक्टर में तो E लीड्स करता है I को बाई कितना एंगल, बाई पाई/2 रेडियन, ये पढ़ा है आपने। और जब कैपेसिटर में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो E पीछे चलता है, E लैग्स बिहाइंड I बाई सेम एंगल, कितना एंगल भी, पाई/2 रेडियन। तो ये चीज़ें पढ़ी हैं आपने। ये अलग अलग हमने ऐसी वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस अप्लाई की, फिर इंडक्टर के क्रॉस अप्लाई की, फिर कैपेसिटेंस के क्रॉस अप्लाई की, ठीक है। ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस बोल रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस के क्रॉस, फिर इंडक्टेंस के क्रॉस, फिर कैपेसिटेंस के क्रॉस। तो आपने ये देखा, देखो क्या होता है, इसमें E और I फेज़ में होते हैं। इसमें E आगे चलता है करंट से पाई/2 एंगल से, इसमें E पीछे चलता है। ये फेज रिलेशन थी बिटवीन E एंड I, ठीक है। आज जो हम करेंगे बेसिकली वो क्या करेंगे, आज हम करने जा रहे हैं कि इन तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और ये फिर बड़ा क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है। क्वेश्चन जो है ये, जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के, वो वाला क्वेश्चन बन जाता है फिर ये, ठीक है। यदि हम शुरू करें तो हम ये चीज़ें जो तीन मैंने लिखी थी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेट अस स्टार्ट नाउ कि आपका जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसी वोल्टेज है, उसको अप्लाई करते हैं। से दिस इज रेजिस्टेंस, से दिस इज इंडक्टर, कॉइल है ये सिंपल, एंड दिस इज कैपेसिटर। दीज ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है R, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है C, और इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है L, ठीक है। तीनों को आपने सीरीज में एक ऑल्टरनेटिंग AC, जो आपका AC वोल्टेज का सोर्स है ये, इसके साथ आपने यहाँ अप्लाई कर दिया, ये वाला। इसको मैक्सिमम वैल्यू लेके भी कर सकते हैं, मैं यहाँ वर्चुअल वैल्यू लेके करूँगा, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस में आपका फ्लो करता है ना इसी, तो आपको पता है कि ये दोनों फेज़ में चलते हैं। कौन होते हैं दोनों फेज़ में, कौन होते हैं दोनों, बोलिए, E एंड I, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे यहाँ कि ये जो आपके यहाँ पे ये दिस इज E, सपोज दिस इज I, दोनों क्या है बोलो, फेज़ में है, ठीक है। वर्चुअल वैल्यू लेके चलूँगा मैं, दिस इज E भी बोल देते हैं इसको, और इसको I भी। तो जब AC रेजिस्टेंस फ्लो करता है तो E भी एंड I भी फेज़ में होते हैं, ठीक है। जब आपका ये इंडक्टर में फ्लो करता है तो कौन लीड करता है, बताया था मैंने, वोल्टेज लीड करती है करंट को। तो ये वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर VL मान लेते हैं, और करंट की वैल्यू वही है, वर्चुअल वैल्यू लेके कर रहे हैं। तो ये एंगल कितना होता है बोलो, 90 डिग्री, पाई/2, बिकॉज E वोल्टेज लीड करती है करंट को, ठीक है। और इसमें जब फ्लो करता है आपका तो फिर ये लैग होता है, ठीक है। तो जो आपकी वोल्टेज है वो लैग्स बिहाइंड करंट, तो आपको ऐसे बनानी पड़ेगी, नीचे की तरफ बताया था मैंने ऐसे, और इधर आ जाएगा आपका I भी। तो ये फेजर्स बोला था मैंने इनको, बिकॉज जो आपका दिस इज VC, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हम मान लेते हैं VC, ठीक है।
सो ये वी और सी, ठीक है जी। सो ये 90 डिग्री, सो ये है। सो ये हमने जो हमें पता था वो हमने लिखा है यहाँ क्वेश्चन किया। क्या किया मैंने, बोलिए। जब एसी रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो करता है तो ईवी एंड आईवी फेज में होते हैं, और इसमें ईवी की जगह आप यहाँ वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर बोल देते हैं, ठीक है। उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे वी आर, ठीक है। तो वी आर वोल्टेज और करंट फेज में होते हैं। इसमें वोल्टेज लीड करती है करंट को कितने एंगल से, π/2 से, और इसमें वोल्टेज पीछे है करंट से π/2 एंगल, ठीक है। सो इसमें लिख दिया हमने कि ये वर्चुअल वैल्यू ली हमने यहाँ इसकी, जो एसी वोल्टेज है उसकी कौन सी वैल्यू ली, वर्चुअल वैल्यू से कर रहा हूँ मैं। आप मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, I0 लेके, ठीक है। सो ठीक है, अप्लाई कर दिया। तो लिख देना आपने कि लेट ईवी क्या है, वर्चुअल वैल्यू है, आईवी क्या है, ठीक है। और जब आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन सीरीज आरएलसी सर्किट में अप्लाई करेंगे तो जो करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, और जो फ्रिक्वेंसी होगी उस अल्टरनेटिंग करंट की वो इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वली होगी। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इंडिया में आपको बताइए, ठीक है। और करंट जो है वो डिफर करेगा फेज में। सो लेट फाई जो है वो फेज डिफरेंस है, ठीक है जी। ये मान लिया हमने, फाई फेज डिफरेंस है, ठीक है, बिटवीन ईवी एंड आईवी। ये वर्चुअल वैल्यू है ईएमएफ की और वोल्टेज की, वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एसी वोल्टेज। और ये जो है आपका ये वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट है, ये वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी है, ठीक है। सो अब आपको पता है ये तीनों चीज़ें यहाँ लिख देने की, वी आर और आई वी फेज में होते हैं, लिख दिया। वी एल लीड करता है आई वी को, और वी सी लैग्स बिहाइंड आई वी, ये सारा कुछ यहाँ लिख दिया आपने, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने बोल देना कि जब ए सी इसमें फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस आर मिलता है, और जब इसमें फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस एक्सएल मिलता है, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और जब इसमें फ्लो करता है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। सो ये आपने लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। सो वोल्टेज जो अक्रॉस रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस आर, बोलिए कितनी होगी, वी आर बोला मैंने यहाँ पे, देखिए ओम्स लॉ लगा लीजिए यहाँ, आई वो करंट कितना चल रहा है इंटू रेजिस्टेंस कितना है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बोलिए, इंडक्टर वी एल बोला मैंने, देखो ये। सो वी एल कितना, करंट तो सेम चलेगा सीरीज में, आई वी इंटू रेजिस्टेंस कितना देता है अभी इंडक्टर एसी के फ्लो के लिए, रेजिस्टेंस की जगह क्या होता है यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और वोल्टेज अक्रॉस सी क्या होगी, बोलिए फटाफट, वी सी बोला, ये देखो ये लिखा वी सी, तो करंट तो सेम चलेगा, आई वी इंटू रेजिस्टेंस कितना देता है अभी इंडक्टर, एक्स सी। तो यहाँ हमने लिख देना कि एक्सएल और एक्सी जो हैं ये रिएक्टेंसीज हैं, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। फिर एक्सएल होगा आपका, एक्सएल क्या होगा बोलिए, एक्सएल होगा ओमेगा एल, पढ़ा है आपने, और एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा सी। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। सो फिर आपने ये तीन लाइनें ये लिख देनी कि वी आर और आई वी फेज में होते हैं, इसमें लीड करता करंट, वी एल लीड्स आई वी बाई एंगल π/2, ये लिख दिया आपने यहाँ पे सारा, ठीक है। सो वी आर एंड आई वी आर इन सेम फेज, ठीक है जी, फेज में होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू एक ही टाइम पे अटेन करते हैं, और वी एल जो है बेसिकली वो लीड करता है आई वी को बाई एन एंगल कितना बताया था मैंने, लिखा हुआ यहाँ पे π/2 रेडियन, ठीक है जी। और इसमें वी सी पीछे चलता है करंट से, वी सी लैग्स बिहाइंड बोलते हैं उसको, ठीक है, लैग्स बिहाइंड आई वी वाई एन एंगल π/2 रेडियन, सेम एंगल। तो ये चीज़ें आपने लिख दी, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे मान लेंगे कि लेट ये जो वोल्टेज है ये वाली ये इससे बड़ी है, लेट वी एल इज ग्रेटर दैन वी सी, ये मान लेना आपने, दिस इज वी इंडक्टर, आप बी सी इज ग्रेटर दैन वी एल सपोज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वी एल बड़ा है उससे, इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे फिर हम। सो ये देखिए इसका फेजर डायग्राम, बिकॉज करंट एंड वोल्टेजेस को आप यहाँ वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और उनको वेक्टर्स, उन वेक्टर्स को बोलते हैं फेजर्स। फेजर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग करंट एंड वोल्टेजेस इन एसी सर्किट, ठीक है। सो अब यहाँ बनाने चलेंगे, ये देखिए, ये मान लो वी एल लीड कर रहा था किसको,
ये ये इधर को आपका आई वी था, ठीक है, ये चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं आई वी, और ये आपका इधर को है वी आर, एक फेज़ में होते हैं, ठीक है। ये देखिए ऊपर ये एक ही लाइन पे चलेंगे दोनों, ये बनाया मैंने अभी। दूसरा मैं ये बनाता हूँ, अब वी एल ऊपर की तरफ बनाएंगे और आई भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे वी एल ये बना दिया मैंने, देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वी एल को, ठीक है। सो इसको कुछ भी बोल दो आप, आर बोल दो चलो। सो इस पॉइंट को क्यू बोल दो, ठीक है। और फिर तीसरा बनाएंगे ये वाला, वी एल नीचे की तरफ है, आई वी उधरी है। कंबाइंड फेजर डायग्राम है ये, व्हाट इज़ दिस, कंबाइंड फेजर डायग्राम। ये छोटा बनाना है बिकॉज मैंने सपोज किया है वी एल बड़ा है वी सी से, तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसकी ये जो लेंथ है, तो यहाँ वी एल बड़ा, लंबाई ज़्यादा बनाएंगे इसकी और इसकी कम बनाएंगे, देखो दिस इज़ वी सी। ये अब मेरे को बताइए वी एल और वी सी रिजल्टेंट कितना रहेगा, इतना वेक्टर यहाँ से कट कर दो, तो ये है ये आपका वी एल माइनस वी सी रह गया यहाँ से लेके यहाँ तक, वी एल माइनस वी सी, यहाँ से बोल दो। ये वी एल आपका मान लो 5 है तो ये 3 है, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा ये, ठीक है। ये 6 है, ये कितना है 2, तो ये 4 बचा यहाँ से यहाँ तक, वो से लेके यहाँ तक, ठीक है। सो अब यहाँ इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करिए, ये सो ये आपका ये बन गया, ये भी वी एल माइनस वी सी ही होगा, इसके बिल्कुल पैरेलल साइड बनाई मैंने यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये होगी वो जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज है, वो होगी ये, यहाँ पैरो लगेगा, तो ये ठीक है। सो ये आएगी आपकी ई वी, रिजल्टेंट वोल्टेज, ये ई वी। और ई वी और आई वी मैंने फेज डिफरेंस कितना बताया था, 5 लिखिए यहाँ 5, या ठीक है, डॉट बनाइए। सो ओ इसको पी बोल देते हैं, ठीक है, इसको आर बोल दो, और ऊपर वाला जो आर लिखा था उसको कुछ और बोल दो, एस बोल देते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने डायग्राम पेश करी, इसको बोलते हैं फेज़र डायग्राम, ये बताया था मैंने। फेजर्स बेसिकली, फेजर्स क्या होते हैं, फेजर्स वेक्टर्स ही होते हैं। जब करंट और वोल्टेज को इसी सर्किट में हम वेक्टर सपोज करते हैं ना, तो उनको बोलते हैं फेजर्स। तो फेजर डायग्राम बन गई है, दिस इज़, ये जो मैंने ऊपर बनाई थी ये इंडिविजुअल है, इनकी अलग अलग है, ये रेजिस्टेंस में ये और ये कंबाइंड फेजर डायग्राम है, ये दिस इज कंबाइंड फेजर डायग्राम, ठीक है। फिर रखिए ध्यान, ये वी सी है और ये वी एल है, वी एल मैंने ज़्यादा सपोज किया वी सी से, तो रिजल्टेंट ऑफ वी एल एंड वी सी इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ आर, दिख रहा है, यहाँ लिख देना आपने, रिजल्टेंट ऑफ क्या क्या बताया मैंने, वी एल माइनस वी सी, वी एल एंड वी सी इज रिप्रेजेंटेड बाई, बोलो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इज रिप्रेजेंटेड बाई इन फेजर डायग्राम, यहाँ लिखना इन फेजर डायग्राम रिजल्टेंट ऑफ वी एल एंड वी सी इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ आर, ठीक है। सो एंड रिजल्टेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्ट्रोडिक्शन लग गए, देखते हैं ये आगे वो करंट और वोल्टेज को, हालांकि करंट और वोल्टेज स्केलर्स हैं, लेकिन मैंने बताया था कि जो एसी सर्किट्स होते हैं ना, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम करंट एंड वोल्टेज को क्या सपोज करते हैं, वेक्टर्स, ठीक है। तो देखो ये वेक्टर इधर जा रहा है वी आर है, दूसरा यहाँ से ऊपर को जा रहा है वी एल माइनस वी सी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा, ट्रायंगल ऑफ एक्ट्रोडिक्शन, ये देखो ये होगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट मीन जो अप्लाइड वोल्टेज आई, अप्लाइड वोल्टेज मैंने कौन सी वैल्यू ली है, वर्चुअल, तो ई बी, ठीक है। सो इसकी अगली लाइन होगी कि ई बी क्या है, रिजल्टेंट ऑफ वी एल माइनस वी सी एंड इसका और इसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ वी एल एंड क्या बोला, रिजल्टेंट ऑफ वी आर, रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड वी एल माइनस वी सी इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ पी, ट्राइंगल की थर्ड साइड, ये देखो ये, तो यहाँ कौन सा लॉ लगा, ये वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ लगा, ठीक है। सो ये है, सो अब इस आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है।
सो यहाँ से इन इस ट्राइंगल का नाम बताइए. दिस इज ओ पी क्यू. सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, what you will get? You will get this. What is this? OP square is equal to OQ square plus QP square. ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर. ठीक है जी. और ये हो जाएगा ई वी रिजल्टेंट है. रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड इज डिपेंडेंट ओ पी एंड रिजल्टेंट है कितना, एंड इज कितना है रिजल्टेंट बोलिए यहाँ ई वी. ये रिजल्टेंट है कितना ई वी. ये डिपेंडेंट ओ पी एंड इज है कितना ई वी. तो ये रिजल्टेंट ई वी का स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो ओ क्यू कितना है फिगर से. वोल्टेज इज वाली देखना हमने वी आर. चलिए क्यू पी बोलिए. ये देखिए वी एल माइनस वी सी ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर. ठीक है जी. अब आपने इन वी आर की वैल्यूज पुट कर देनी है. वी आर की जगह लिखेंगे आई वी आर, वी एल की जगह लिखेंगे आई वी एक्स एल, वी सी की जगह लिखेंगे आई वी एक्स सी. लिखिए तो आपके पास आ जाएगा ई वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई वी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी आर की वैल्यू क्या बताई मैंने, आई वी स्क्वेयर आर स्क्वेयर यही थी, प्लस यहाँ भी लिखिए आई वी एक्स एल माइनस क्या होगा यहाँ आई वी एक्स सी इसका होल स्क्वायर आ गया. ठीक है जी. यहाँ करते जाइए इसको आप. तो यहाँ से आने वाली है वैल्यू अब. ठीक है. सो अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपका जो आई वी स्क्वेयर है वो कॉमन है. सो अंदर क्या बचा ये देखिए आप, आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इसका होल स्क्वायर. ठीक है जी. आगे चलते जाइए. सो आपके पास हो जाएगा यहाँ से ई वी हाँ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लो अब दोनों तरफ. तो आ जाएगा आई वी और इस सारे का आ जाएगा स्क्वायर रूट. ये सारा ब्रैकेट में वैसे लिख दो. क्या क्या था यहाँ बोलो, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस क्या है एक्स सी का होल स्क्वायर. ठीक है जी. सो इसके आगे फिर आप यहाँ से आई वी निकाल लें, क्योंकि इस सर्किट में आपको करंट की वैल्यू निकालने को आती है. तो आई वी क्या आ जाएगा यहाँ से ई वी अपॉन वाट, सारा रूट वाला फैक्टर अपॉन में आ जाएगा सारा. ठीक है. सो ये आ जाएगा देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का बाहर है होल स्क्वायर ऐसे. ठीक है. सो ये आता है क्वेश्चन कि सीरीज आरएलसी सर्किट में, ये सीरीज आरएलसी सर्किट में करंट की वैल्यू निकालिए, वर्चुअल वैल्यू निकालिए. ये निकाल दी. और इस सर्किट ने एसी को चलने के लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया उसको बोलते हैं इम्पीडेंस. क्या बोलते हैं उसको, इम्पीडेंस. इम्पीडेंस रेजिस्टेंस ही होता है, ये का सिंबल जेड होता है. तो उस इम्पीडेंस का फॉर्मूला भी ड्राइव करिए. तो करंट और इम्पीडेंस का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आता है. तो करंट तो हम निकाल चुके हैं, अब इम्पीडेंस निकालेंगे. ठीक है. जब एसी रेजिस्टेंस फ्लो करता है तो कितना रेजिस्टेंस मिलता है यहाँ, जब एसी इंडक्टर में फ्लो करता है तो कितना रेजिस्टेंस मिलता है बोलो एक्स एल. और जब एसी कैपेसिटर में फ्लो करता है तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये एक्स सी. जब एसी इन तीनों में सीरीज में जोड़ दिया, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तीनों को, तो फिर एसी को चलने के लिए जो रेजिस्टेंस मिलता है इस सर्किट से, ये सर्किट जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर करता है फॉर द फ्लो ऑफ एसी उसको बोलते हैं इम्पीडेंस. तो इम्पीडेंस रेजिस्टेंस ये है. तो इसका यूनिट क्या होगा ओम. तो अब आप यहाँ से ये देखिए आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. ठीक है. सो ये आ गया आपके पास. यहाँ से देखोगे आई वी, ओम्स लॉ क्या बोलता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन क्या होता है रेजिस्टेंस. ये जो रेजिस्टेंस है नीचे जेड है ये सारा. समझे बात. तो ये आ गया वेयर जेड बोलो कितना होगा, जेड क्या होगा यहाँ से, जेड यही है जो ये लिखा हुआ उसको बोल देंगे इम्पीडेंस. समझे बात मेरी. सो ये आ गया ये. ठीक है. सो वेयर जेड की वैल्यू बोल दीजिए, जेड इज इक्वल टू ये सारा जो ब्रैकेट में है ये वाला आर स्क्वायर प्लस एक्स एल की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, ओमेगा एल माइनस एक्स सी की बोलो 1 अपॉन ओमेगा सी ये, और इसका होल स्क्वायर. ये इज कॉल्ड इम्पीडेंस. क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस. ठीक है. ये जो आपका जेड है इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस. हो गया. यहाँ तक आता है पेपर में. ठीक है. तो इम्पीडेंस क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई दिस सीरीज आरएलसी सर्किट फॉर द फ्लो ऑफ एसी. ठीक है. इसका यूनिट क्या होगा फिर, इसका वही होगा जो रेजिस्टेंस का होता है ओम. तो ये था. एक बार फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज कर दूँ.
सो जब इसमें बस फेज रिलेशन पता होना चाहिए, नहीं आपने बोलना है ये फिर इसको आपने इसका कंबाइंड फेज डायग्राम बनाना है। कंबाइंड फेज डायग्राम ये है, देखिए जो बनाया मैंने यहाँ पे, ये ढंग से बनाना है आपने। मैंने सपोज कर लिया कि ये वी एल इज ग्रेटर देन क्या है, वी सी। ये ज़्यादा है, वी एल यहाँ से लेके ओ से लेके एस तक, और वी सी यहाँ से लेके है, ठीक है, ये है टी तक, ओ से टी तक। तो कौन बड़ा लग रहा है आपको, वी एल, क्योंकि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसकी लेंथ होती है सिंपल, तो लेंथ यहाँ ज़्यादा बनाई है वी एल की, देखो ये। सो जितना ही नीचे को बनाया है छोटा है इस वी एल से, वी सी है वो, तो उतना कट कर दीजिए, तो इतना बचा, फिर जो नेट बचा ये होगा रिजल्टेंट। वी एल माइनस वी सी किसका रिजल्टेंट है, वी एल एंड वी सी का। यही लिखा मैंने यहाँ पे, देखो रिजल्टेंट ऑफ वी एल एंड वी सी इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ आर, ये देखो। और फिर ये इधर को कौन है, इधर को वी आर है, और यदि ये वी एल माइनस वी सी है तो इसके बिल्कुल पैरेलल मैंने बना दिया, ये वी एल माइनस वी सी होगा। सो इन दो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का इन दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वर्चुअल वैल्यू कितनी है, ई वी, तो ये लिख दिया। इन दोनों का रिजल्टेंट ओ पी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, और वो होगा कितना, ई वी। फिर इससे में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, और फिर वी एल की वैल्यू पुट करिए, वोल्टेज करंट इंटू वोल्टेज, करंट इंटू वोल्टेज, सॉरी करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये होती है वोल्टेज। ये आ गया, ठीक है। ये तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आपने बिल्कुल नहीं बोलना है। ये करंट की वैल्यू आ गई, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, और बिकॉज ओम्स लॉ बोलते हैं आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, इसका मतलब रेजिस्टेंस की तरह चीज़ है। यदि रेजिस्टेंस की तरह चीज़ है तो ये इम्पीडेंस है जो इस सर्किट ने दिया एसी के फ्लो के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज इम्पीडेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई series RLC circuit, effective resistance offered by series RLC circuit for the flow of alternating current, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला, याद रखिए। सो ये आ गया, ठीक है जी। सो यदि मैं यहाँ से आपसे पूछूँ इस डायग्राम में कि आपको ये फेज़ एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फेज़ एंगल यदि निकालने को बोले तो कैसे निकालेंगे फेज़ एंगल, ये फाई, तो आप इसमें टेंजेंट फाई निकाल लो। सो टेंजेंट फाई क्या होगा इस ट्रायंगल में, सेम ट्रायंगल में इसी में चलेंगे, और टेंजेंट फाई बोलो, हाँ टेंजेंट फाई इज इक्वल टू, टेंजेंट फाई आ जाएगा ये टेन फाई इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, परपेंडिकुलर कौन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, वी एल माइनस वी सी, बेस क्या है वोल्टेज के रूप में वी आर। सो ये आ जाएगा पी क्यू अपॉन ओ क्यू, पी क्यू अपॉन ओ क्यू, पुट दी वैल्यूज। सो टेन फाई आ जाएगा पी क्यू वी एल माइनस वी सी, एंड वट इज दिस ओ क्यू, ओ क्यू इज वोल्टेज के रूप में, इट इज़ वी आर। तो ये है, यहाँ से फाई निकाल सकते हो, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया कि इसको, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये ई टेन फाई जो होगा बेसिकली, मैं बताइए वी एल क्या होता है, क्या होता है वी एल जो भरा है, देखो यहाँ आई वी एक्स एल जो भरा है, बी सी क्या होता है, आई वी एक्स सी, पुट करो आई वी एक्स एल माइनस आई वी एक्स सी अपॉन आई वी इंटू आर। तो आई वी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो टेन फाइव का एक और फॉर्मूला आ गया, ये आया रेजिस्टेंसीज रिएक्टेंसीज के रूप में, ये आ गया एक्स एल माइनस एक्स सी, आई वी कैंसिल हो गया ना, ऊपर कॉमन आ जाएगा अपॉन आर, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन क्या आ जाएगा आर। तो यहाँ से आप फाइव पता कर सकते हो, टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ठीक है। तो यदि थोड़ा इससे आगे बढ़े हैं तो हम बात करें कि चल रहा है अभी ये, कि यदि हमारे पास टेन फाइव जो था वो आ गया, आपके पास अभी बताया मैंने कि एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन क्या भी आर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बेसिकली था क्या, ये था टेन फाइव था बेसिकली वी एल माइनस वी सी अपॉन आर, यही था ना। तो उसके बाद ये आई भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइव निकाल सकते हो, तो उसका लिख सकते हैं एक्स एल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, एक्स सी की क्या होती है वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, ये भी एक वैल्यू इसकी है। तो टेन फाइव को लिखने के तीन तरीके बता दिए मैंने कि ये, ठीक है। इसके स्पेशल केस बना सकते हैं, देखो ऐसे स्पेशल केसेस ऐसे हो सकते हैं कि सपोज करिए पहला केस, यदि वी एल इज इक्वल टू वी सी है तो ये जीरो हो जाएगा, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर वन या टू जो भी है। हाँ, इफ वी एल इज इक्वल टू वी सी देन
फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा tan फाइव जो है वो 0 हो जाएगा, 0.0। 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 0। दैट इज 5 जब 0 होता है तो ई बी और आई बी क्या होंगे, फेस में होंगे। दैट इज ई बी एंड आई बी आर इन सेम फेस। इसके स्पेशल केस ऐसे बन जाएंगे। इसका मतलब सर्किट में अब वी एल जो है वो वी सी के इक्वल एंड अपोजिट है। बिकॉज मैंने बताया आपको कि वी एल यदि ऊपर को होता है ऐसे तो वी सी का होता है नीचे को होता है, दोनों ही बराबर हो गए। ये वी एल है भी वी सी है, सो इक्वल एंड अपोजिट हो गई। डायरेक्शन वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आ जाएगा। तो सर्किट में क्या रहा, सिर्फ फिर रजिस्टेंस का प्रभाव रहा सर्किट में आर का। और रजिस्टेंस में जब एसी फ्लो करता है तो फिर ई वी और आई वी क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। वही वाला केस आ गया। और दूसरे केस में यदि वी एल ग्रेटर दैन बी सी है तो जो भी पढ़ा देन tan फाइव की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। tan फाइव जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, तो फाइव की वैल्यू भी ग्रेटर दैन क्या आएगी 0। फाइव ग्रेटर दैन 0 देन ई बी जो है वी एल जो है वो लीड करेगा, लीड्स किसको, आई वी को। बाई कितना एंगल, बाई एंगल यहाँ फाइव है, बिकॉज फेज डिफरेंस यहाँ कितना है फाइव। ठीक है। और तीसरा केस यदि ऐसे हो जाए कि यदि वी एल लेस दैन वी सी हो जाए तो tan फाइव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और फाइव जो है वो लेस दैन 0 आ जाएगा। ठीक है। और फिर उलट हो जाएगा, फिर वी एल लैग्स बिहाइंड हो जाएगा आई वी को बाई। और यू कैन से इसमें कौन सा लीड करेगा, वो कौन लीड करेगा, फिर आई वी लीड करेगा। आई वी लीड्स ई बी बाई एंगल कितना हुई 5। ठीक है। tan फाइव नेगेटिव हो जाएगा ना, और इसमें हमने tan फाइव इज लेस दैन 0। सो ये सिंपल मैथमेटिक्स था, इसको आप कर सकते हो। तो ये 3 केस हैं स्पेशल इसके। ठीक है जी। सो हम बात कर रहे थे कि जो वी एल है यदि ग्रेटर दैन वी सी होगा तो फिर 5 की वैल्यू क्या आएगी, tan फाइव पॉजिटिव होगा और 5 भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। और इसका मतलब वी एल विल लीड आई वी बाई एंगल 5। और ये यदि लेस दैन वी एल इज़ लेस दैन वी सी है तो फिर इसी इक्वेशन में जो हम बता रहे थे ऊपर वाली, ये वी एल लेस दैन वी सी होगा तो tan फाइव की वैल्यू नेगेटिव आएगी। tan फाइव की वैल्यू नेगेटिव आएगी मीन्स 5 भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। देयरफॉर जो वी एल है वो लैग करेगा। ठीक है। लैग्स बिहाइंड आई वी। ठीक है। सो ठीक है। सो ये थे 3 केस कि ये यदि वी एल इजक्वल टू वी सी हो जाए तो 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका वी एंड आई वी आर इन सेम फेस। और जब ग्रेटर दैन 0 होगा तो tan फाइव की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बिकॉज जब यहाँ वी एल ग्रेटर दैन वी सी होगा ना तो tan फाइव पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ए ई वी इफेक्टिव वोल्टेज की बात थी, यहाँ है वी एल नहीं, यहाँ है ई वी। देन ई वी विल लीड आई वी बाई एंगल 5। ओके। और जब वी एल लेस दैन वी सी होगा तो tan फाइव नेगेटिव आएगा, मीन 5 इज नेगेटिव। देयरफॉर जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो है ई वी। देयरफॉर ई वी जो पीछे चलेगा आई वी से कितना एंगल, 5/2। समझे। सो ये था। तो इफेक्टिव वोल्टेज की बात करेंगे जो हमने ऐसे बनाई थी, यहाँ से ये थी वो ई वी जो एंगल 5 बना रही थी आई वी के साथ, ये वाली बात हो रही है। तो फेज डायग्राम मैंने बताया था आपको। ठीक है। सो ये था आपका सीरीज RLC सर्किट। ठीक है। इसमें एक दो चीज़ें और हैं कि नोट करने लायक कि ये जो आपकी क्वांटिटी है बेसिकली इस सर्किट में जो R/Z² होता है इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज सिंपली रेशियो ऑफ दीज टू। एंड Z² की वैल्यू मैंने बताई थी, अंडर रूट हटा दो कहाँ से, XL माइनस XC, ये आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली कंडक्टेंस। ठीक है। एक और स्टार है, इसको बी बोलते हैं, बी इसको बोलते हैं ससेप्टेंस। सो ससेप्टेंस इज बेसिकली, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ रिएक्टेंस है, नेट रिएक्टेंस XL माइनस XC। ये तब होगा जब XL माइनस XC कब होगा, जब VL ग्रेटर देन होगा VC।
और यदि वी सी ग्रेटर देन वी एल हुआ ना तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा, अपॉन जेड स्क्वायर, इसको बोलते हैं ससेप्टेंस। ठीक है, और जेड स्क्वायर क्या होता है, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल माइनस 1/वाट ओमेगा सी, एक्स सी की वैल्यू और जेड स्क्वायर की वैल्यू ये लिखी मैंने ऊपर, क्या लिखी है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी इसका होल स्क्वायर, और एक्सएल की वैल्यू ये लिखनी है अपने ओमेगा एल। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सएल को ओमेगा एल लिखिए, जो इसकी वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है भाई एक्सएल की, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, ये लिख दी, और यहाँ आ जाएगा 1/ओमेगा सी। ये दो टर्में और हैं, याद रख लेंगे, एक मैंने बताई कंडक्टेंस और दूसरी मैंने बताई ससेप्टेंस। कंडक्टेंस कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, इन दोनों का रेशियो है, ससेप्टेंस इन दोनों का रेशियो है, इसको बोलते हैं नेट रिएक्टेंस। व्हाट इज दिस, नेट रिएक्टेंस, और ये जेड क्या है, इम्पीडेंस, और इसका स्क्वायर, दोनों का रेशियो है। ठीक है, उसके बाद करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, रेजोनेंस का क्या मीनिंग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट, अभी सीरीज आरएलसी सर्किट हमने पढ़ा, तो उसमें अब रेजोनेंस स्टडी करेंगे। ठीक है, सो रेजोनेंस पे क्या होता है, जो अभी आपने ये सीरीज आरएलसी सर्किट पढ़ा, ऐसे रेजिस्टेंस था, ऐसे आपका इंडक्टेंस था, और ऐसे क्या लगा हुआ था कैपेसिटेंस, दिस वाज आरएलसी है ना, एंड दिस सीरीज आरएलसी सर्किट वाज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऐसे। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस रेजोनेंट, इसको रेजोनेंट सर्किट कब बोलेंगे। ठीक है, सो एट रेजोनेंस, or you can say series RLC circuit is said to be at resonance when maximum possible current flows through it. This is very important, and maximum possible current flows through it, flows through it. ठीक है, क्या बोला, रेजोनेंस इन सीरीज RLC circuit means when maximum possible current flows through it. ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो सीरीज आरएलसी सर्किट है ये रेजोनेंस पे है, तो उसका नाम रेजोनेंट सीरीज आरएलसी सर्किट हो जाएगा, रेजोनेंट सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, कब बोलते हैं अभी रेजोनेंट सीरीज आरएलसी सर्किट को, रेजोनेंट सीरीज आरएलसी सर्किट कब बोलते हैं, जब मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पॉसिबल करंट इसमें से फ्लो करता है, तब इसको रेजोनेंस पे होता है सर्किट। ठीक है, अब करंट की वैल्यू बोलो क्या होती है, इसमें अभी पढ़ी थी, ई बी अपॉन क्या था बोलो, आर स्क्वायर प्लस, हाँ बोलो एक्स एल माइनस एक्स सी, एल है ये था ये, और यहाँ पे मेरे ख्याल से अंडर रूट भी था, ऐसे ये था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी करंट की, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होने के लिए करंट को मैक्सिमम होना है, तो जो डिनोमिनेटर में चीज़ बैठी है जेड, इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। ठीक है, सो फॉर मैक्सिमम आई वी क्या होना चाहिए, ये जो आपका नीचे जेड बैठा है ये मिनिमम होना चाहिए, जेड ही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, जेड, ई बी अपॉन जेड, इम्पीडेंस, जेड शुड बी मिनिमम, जेड शुड बी, लेकिन इसको मैक्सिमम होना है, ये तो कंडीशन बोल रही है, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है कि जब इस सर्किट में मैक्सिमम पॉसिबल करंट फ्लो करेगा, तब वो बोलेंगे कि सीरीज सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट जो है ये रेजोनेंस पे चला गया। ठीक है, तो ये रेजोनेंट सीरीज आरएलसी सर्किट हो जाएगा। सो फॉर मैक्सिमम करंट के लिए ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर क्या होना चाहिए, जेड है सारा, ये जेड शुड बी मिनिमम। तो बताइए मेरे को जेड क्या है, ये चीज़ मिनिमम होगी यदि क्या होगा बताओ, आर यहाँ पे देखो, आर तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि रेजिस्टेंस तो रहेगा रहेगा। ठीक है, एक्स एल माइनस एक्स सी जीरो हो सकता है, तो ये चीज़ मिनिमम तभी होगी जब इसमें कुछ ऐड हो रहा था ना, अब नहीं ऐड हो, तो इसका मतलब एक्स एल माइनस एक्स सी क्या होना चाहिए, एक्स एल शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यू कैन सी एक्स एल कितना होना चाहिए, एक्स सी के, जब एक्स एल इज टू एक्स सी हो जाएगा तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, इसमें पहले कुछ ऐड हो रहा था, अब नहीं हो रहा है ऐड। इसका मतलब अब सर्किट प्योरली रजिस्टिव बन गया, रेजिस्टेंस ही रह गया, रेजिस्टेंस तो जीरो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, और एक्स एल माइनस एक्स सी ये नेट रिएक्टेंस है। ठीक है, तो ये यदि जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो ओवरऑल डिनोमिनेटर कम हो गया, कम हो गया तो आई भी बढ़ गया। ठीक है, तो आर तो जीरो हो नहीं सकता, आर कैन नॉट बी जीरो, तो किसको जीरो होना पड़ेगा फिर? ये जो अगला ब्रैकेट में लिखा है कौन है ये? एक्सएल माइनस एक्स सी शुड बी जीरो। तो यहाँ से एक्सएल इक्वल टू एक्स सी आ गया। तो ये होती है रेजोनेंस की कंडीशन कि रेजोनेंस सीरीज आरएलसी सर्किट में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। ये याद रखना है, समझे आप? सो यहाँ से फिर आप पुट करते जाओ, इसके आगे चलो, यहाँ से एक्सएल की वैल्यू बोलो ओमेगा एल, और एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे होती है चीज़, तो उस एंगुलर फ्रिक्वेंसी को ओमेगा नॉट बोल देते हैं। फिर आ गया 1 ओमेगा सी, ओमेगा नॉट, हाँ ओमेगा नॉट सी, ये कुछ एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है और इसकी वैल्यू 1 ओमेगा सी होती है। और ये जो मैंने बोला एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे दोनों इक्वल हो जाते हैं। वेयर ओमेगा नॉट जो है इसको बोलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ से इसको रीअरेंज कर लो तो कितना आ जाएगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट किधर ले जाओ, एल को नीचे ले आओ, 1/LC। तो यहाँ से आप ओमेगा नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/LC का अंडर रूट, और ओमेगा होता है 2πf नॉट, 1/LC अंडर रूट, तो यहाँ से एफ नॉट आ जाएगा आपके पास, ये 2π नीचे आ गया और LC अंडर रूट। ये होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी, ये है फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। सो ये रखना अपने याद, ठीक है ना? इसमें रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, देखो इसमें L और C आ रहे हैं रूट के साथ। तो ये होता है इस रेजोनेंस सीरीज RLC सर्किट में। रेजोनेंस में मैं ये बोलूँगा कि मैक्सिमम पॉसिबल करंट फ्लो करना चाहिए, तो हम करंट का फॉर्मूला लिखेंगे और बोलेंगे कि यदि करंट को मैक्सिमम होना है तो इस चीज़ को क्या होना पड़ेगा? जीरो। यदि चीज़ जीरो हो गई तो फिर एक्सएल किसके इक्वल हो गया? XC पे, और इट हैपन्स एट सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यू कैन से मेगा नॉट। यहाँ से मेगा नॉट निकालिए, मेगा नॉट 2πf नॉट भी होता है, और फिर AC की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। तो यहाँ तक आता है पेपर में, ठीक है? और फिर यदि हम इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे एक ग्राफ आता है, ये वाला, ठीक है? इधर को यदि हम करंट प्लॉट करेंगे, IV ले लेते हैं, इधर को AC की फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर लेते हैं, और ये है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये है वो एफ नॉट, ये एफ नॉट, ये जो सामने दिख रही है ये, ठीक है? तो ये रेजिस्टेंस नीचे को बढ़ रहा है, सपोज R2R, और ये कितना है? 3R। तो आपने ये देखा कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, रेजिस्टेंस चाहे R है, चाहे 2R है, चाहे 3R है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में रेजिस्टेंस आता भी नहीं है। इसको बोलते हैं बेसिकली रेजोनेंस कर्व, ठीक है? तो ये ग्राफ बिटवीन IV एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, ठीक है? सो ये, लेकिन ये है कि जब आपका रेजिस्टेंस कम है तो जो रेजोनेंस कर्व है ये दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे कि ज़्यादा शार्प है। ये ज़्यादा शार्प इन तीनों में कौन सा है? ये है ज़्यादा शार्प, जिसने ज़्यादा ऊपर वो हाइट चढ़ी है, इसने ज़्यादा हाइट चढ़ी है ये, ठीक है? सो एफ नॉट जो है बेसिकली वो डिपेंड नहीं करेगा रेजिस्टेंस पे। हाउएवर रेजोनेंस कर्व इज मोर शार्पर फॉर लेस आर। कम आर है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेजोनेंस कर्व जो है ज़्यादा शार्पर होगा, ठीक है जी? सो ये था आपका, यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आता है सारा ये मिला के, ठीक है? सो ये थी आपकी रेजोनेंस इस सीरीज RLC सर्किट में, और इसको आपने ढंग से बिल्कुल ढंग से ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है?
समझे। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि तो ये था रेजोनेंस। रेजोनेंस में मैंने बताया कि ये चीज़ मेन है, अभी करंट को मैक्सिमम होना पड़ेगा। करंट यदि मैक्सिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम होने के लिए इन दोनों में से किस किस में से, या तो आर में से या एक्सएल माइनस एक्स में, एक्सएल माइनस एक्स ही में से किसी को जीरो होना पड़ेगा। आर तो जीरो हो नहीं सकता, तो ये जीरो हो सकता है। यदि ये जीरो हो गया तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स। और ये सिर्फ एक, और ये चीज़ सिर्फ एक पर्टिकुलर रेजोन एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी होती है, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट। ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। और यहाँ से फिर आप रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हो और आई भी और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में ग्राफ बना सकते हो। और मैंने बताया कि ये जो शार्पनेस होगी कर्व की, ये लेस आर के लिए होगी। कर्व इज मोर शार्प फॉर दिस रेजोनेंस, कर्व इज मोर शार्प फॉर लेस आर। ठीक है, सो ये था। और आगे बात करेंगे कि अगला जो आर्टिकल है वो है आपका कि वेरी इंपॉर्टेंट, इसी सर्किट में जो आपने सीरीज आरएलसी सर्किट जो है ये बनाया अभी, सुना आपने, इसमें आपने फॉर्मूला निकालना है एवरेज पावर कितना कंज्यूम होता है सीरीज आरएलसी सर्किट में। तो ये भी बड़ा क्वेश्चन है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन, एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज आरएलसी सर्किट। ये आर्टिकल ट्राई करेंगे। सो एवरेज पावर के लिए पहले तो आपको इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की सीरीज आरएलसी सर्किट में कितनी होगी, ये होगी। ठीक है, और जब ये उस सीरीज आरएलसी सर्किट में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो उसमें करंट फ्लो करेगा, तो वो करंट भी ऑल्टरनेटिंग ही होगा नेचर में। ठीक है, उस करंट की जो फ्रिक्वेंसी होगी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी की इक्वली होगी, 50 हर्ट्ज होती है, आपको पता है। ठीक है, सो लेकिन दैट करंट विल डिफर इन फेज एंड दैट फेज से इट इज़ फाई। सो आई कितना हो जाएगा बोलो, यदि फेज डिफरेंस है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगी मेगा टी माइनस कितना आ जाएगा, फाई, वेयर फाई इज फेज डिफरेंस, दिस इज 2। सो दीज आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज थ्रू दिस सीरीज आरएलसी सर्किट। सो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, पावर क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट होती है, सिंपल। सो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर is simply product of instantaneous EMF and instantaneous current। ठीक है, फिर फुल साइकिल के ऊपर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कितनी कंज्यूम हुई, और फिर वहाँ से आपकी एवरेज पावर आ जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इक्वेशन 1, दिस इज ट्रू। सो सपोज ई के हम वोल्टेज बोल दो, सपोज इस वोल्टेज एंड करंट या EMF भी बोल सकते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्मॉल टाइम dt। ये आपको पता है, ऐसे बार बार हम बोलते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्मॉल टाइम dt, फॉर टाइम dt। डेरिवेशन है ये, ध्यान से सुनते जाएंगे। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन सर्किट इज, कितनी आएगी बोलिए, dW बोलते हैं उसको, है ना, dW इज इक्वल टू EIDT, जूल हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है आपने, VIT वोल्टेज करंट इनटू टाइम। सो इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी सर्किट में इन टाइम dt, इतनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन फुल साइकिल। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन फुल साइकिल। फुल साइकिल की टाइम पीरियड क्या होता है, टी होता है। सो इंडिकेट कर देंगे। सो यहाँ से आप इंडिकेट करोगे तो विल गेट दिस। सो EIDT, पुट द वैल्यूज 1 और 2 से, यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व करिए। सो ये आ जाएगा W
इज इक्वल टू, बोलिए, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फिर फाई जो है वो फेज डिफरेंस है, माइनस है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए, माइनस था यहाँ पे, यस, फेज डिफरेंस माइनस था यहाँ पे। सो ये आ जाएगा आपका, देखिए, सो ये ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप, दिस मच वर्क इज़ डन इन फुल साइकिल और दिस मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल, सो ई नॉट आई नॉट ये आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, और साइन ए माइनस बी लगाइए यहाँ पे। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है? हाँ बोलिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और इंटू डी टी भी था यहाँ, डी टी इंटू डी टी, और यहाँ लिखना बिकॉज फ्रॉम 1 and 2 वैल्यू पुट करिए आपने, ठीक है जी। सॉल्व इट नाउ। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, इंटीग्रेशन करते हैं जैसे, सो इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का निशान यहाँ लगाते जाइए। फुल साइकिल पे कर रहे हैं तो 0 to क्या होगा, टी, 0 to क्या होगा, टी, फुल साइकिल के टाइम पीरियड टी होता है, ठीक है। सो ई नॉट आई नॉट, सो आपका आ जाएगा यहाँ से, सो ये, यस, 0 to t ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, अंदर ले जाइए इसको, बन जाएगा साइन स्क्वेयर, और यहाँ बन जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी को अंदर ले जाते हैं आप, तो ये बन जाएगा आपके पास 0 to t, बोलिए, ई नॉट आई नॉट, चलिए भी अंदर चलते हैं, सो अंदर आ जाएगा, बोलिए क्या आ जाएगा अंदर, टी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस, हाँ, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और इंटू क्या आ गई है, साइन फाई, ये आ जाएगा, ठीक है जी। ब्रैकेट क्लोज हो गया, डी टी आ जाएगा, तो ये आ गया। देखो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इसको सॉल्व करिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, देखो अब यहाँ से ये क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए, तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो ये कर रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, तो ये बन गया 0 to ई नॉट आई नॉट को बाहर रखिए, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, मैक्सिमम वैल्यूज हैं, फिक्स हैं ये, और साइन ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया, और फिर ई नॉट आई नॉट आ गया बाहर, चलिए अच्छा ये आ गया, इंटीग्रेशन चलिए आगे को 0 to t, ये इसको ओपन करिए, और कॉस फाई भी बाहर आ गया, कॉस फाई भी बाहर आ जाएगा, बड़ा कुछ करना पड़ेगा यहाँ, देखिए ध्यान से, ये देखो ये कॉस फाई इसके साथ है ना, ये ब्रैकेट में ले लिया मैंने ऐसे, कॉस फाई यहाँ बाहर आ गया, 0 to t, इसका क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन क्या होता है, ये 2 होता है, ठीक है। और इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, डी टी को अंदर ले आया मैं, और ये क्या होता है यहाँ यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, तो ये क्या बन गया ऊपर वाला, ये साइन 2 थीटा बन गया, तो बन गया साइन 2 ओमेगा टी अपॉन क्या है यहाँ भी 2, अपॉन यहाँ भी 2 है, ठीक है। सो ये बन जाएगा आपका माइनस, ये यहाँ साइन फाई कांस्टेंट है, इसको यहाँ रखिए, साइन फाई है फाई, और 0 to t लिमिट लगा दीजिए इसके साथ, ये बन जाएगा साइन, फॉर्मूला है ये, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू डी टी, और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है। और यहाँ से w आ जाएगा ई नॉट आई नॉट, बोलिए कॉस फाई, ये देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस 2 को बाहर ले आओ यहाँ पे, ये आ गया 2 बाहर, अब क्या बचा, अब क्या बचा बोलो, अब कॉस फाई, हाँ कॉस फाई यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, तो बनने ये बनेगा, देखो 0 to t
1 dt माइनस कॉस फाई 0 टू टी, यहाँ कॉस 2 ओमेगा टी डी टी माइनस साइन फाई, हाँ आगे क्या बचा 0 टू टी, क्या बचा यहाँ साइन 2 ओमेगा टी और आगे बचा डी टी। तो ये चीज़ अपॉन 2 बाहर गई स्टेप में और ये कॉस फाई अंदर गया यहाँ पे, बाकी और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, अब आपने इसको आगे करते जाना है तो कितना आएगा देखिए ज़रा, पेज ख़त्म हो गया ये। सो डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाई, ये वाले सारे जीरो हो जाएंगे भैया, ये जीरो हो जाएगा। सो इनकी जगह आप 0 0 लिख देंगे तो यहाँ क्या बचा बोलो कॉस फाई और बचा ये टी माइनस 0, इसकी इंटीग्रेशन टी हो गई ना, ये स्मॉल टी ऐसे लिख दो और लिमिट चले गए लास्ट में। सो और डब्ल्यू कितना आ गया फिर, हाँ बोलिए, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू टी और आगे कॉस फाई। सो इतना एनर्जी कंज्यूम होगा फुल साइकिल में, एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओवर फुल साइकिल। ठीक है, ये जो लिखा था ना जूल हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग है ये, बिकॉज जूल हीटिंग में जो हीट प्रोड्यूस होती है बेसिकली वो VIT होती है, एच की जगह यहाँ W बोल दिया मैंने, ये जो लिखा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ VIT, V की जगह E है, आई और टाइम DT था। फुल साइकिल में इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। देयरफॉर एवरेज पावर क्या हो जाएगी, देयरफॉर एवरेज पावर कंज्यूम्ड, पावर क्या होती है और ये पावर कंज्यूम होगी ओवर फुल साइकिल, देयरफॉर एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल। सो ये था, और इसमें आगे चलते हैं, क्या था भैया वो देख तो लें, क्या आंसर था अभी, ये ई नॉट आई नॉट टी बाई 2 कॉस फाई। सो ये था आपका, अभी जो हम कर रहे थे वो यहाँ पहुँचे थे हम, क्या था W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू टी इंटू कॉस फाई। देयरफॉर अब मेरे पावर निकालनी है, देयरफॉर एवरेज पावर कंज्यूम्ड in electrical circuit in full cycle of AC, हाँ तो एवरेज पावर हो जाएगी P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, टाइम फुल साइकिल के लिए कितना होता है T होता है। सो W की वैल्यूज 3 से पुट कर दीजिए। सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड आ गई, बोलो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 टी कॉस फाई अपॉन क्या आ गया नीचे टी, टी टी कैंसिल हो गया, कौन सी यूज़ करी, बिकॉज फ्रॉम 3। ठीक है जी, सो ये नहीं आपने बोलना, ये आया फॉर्मूला देखो, ये ई नॉट अपॉन, इस 2 को तोड़ के लिखिए, अंडर रूट 2 लिखिए इसको। सो आगे क्या बचा कॉस फाई, तो ये आया जी फॉर्मूला देखो, P इज इक्वल टू, ये क्या कौन सी वैल्यू होती है, वर्चुअल वैल्यू होती है आपकी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की, और ये कौन सी होती है वर्चुअल वैल्यू करंट की होती है, पढ़ाया आपको ये IB, और आगे कौन सा है ये कॉस ऑफ एंगल फाई। सो ये है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। और ये है आपकी ट्रू पावर बोल सकते हैं इसको, या एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट ओवर फुल साइकिल, दिस इज करंट इनटू वोल्टेज, दिस इज वर्चुअल पावर। ठीक है, दिस इज वर्चुअल पावर, ये आ गया वर्चुअल पावर। और ये जो कॉस फाई है इसको बोलते हैं पावर फैक्टर इनटू पावर फैक्टर। ठीक है, where cos phi is called power factor। पावर फैक्टर तो ये था। ठीक है, cos phi को क्या बोलते हैं पावर फैक्टर, याद रखेंगे। तो ये था ये फॉर्मूला, एवरेज पावर ये आ गई, वर्चुअल पावर EBIB मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर। पावर फैक्टर सिंपली क्या, कॉस ऑफ एंगल फाई, एंड फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन EB एंड IB। ठीक है, अच्छा इसके स्पेशल केस है ना जैसे, तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए स्पेशल केसेस मान लो, पहला केस ले लेता हूँ मैं कि यदि सर्किट में आ रही है RLC थे सीरीज में, यदि आ रही है तो क्या होगा, इफ़ सर्किट कंटेन्स R ओनली, R सर्किट हैज़ R ओनली, रेजिस्टेंस ही है, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर है। ठीक है, प्योर रेजिस्टेंस ही है तो फिर
रजिस्टिव सर्किट में आपको पता है ये फाई क्या होता है, जीरो होता है, बिकॉज ई और वी ई एंड आई फेज में होते हैं। तो फाई यदि जीरो भरेंगे देयरफॉर कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। देयरफॉर पी कितनी पावर कंज्यूम करेगा, वो ई वी आई वी कॉस ऑफ जीरो। तो इतनी पावर आपकी कंज्यूम करेगा यदि सर्किट रजिस्टिव होगा ये। और दूसरा केस है यदि सर्किट आपका प्योरली इंडक्टिव होगा तो क्या होगा, इफ सर्किट में एल है, इफ सर्किट हैज़ प्योर इंडक्टेंस ओनली, प्योर इंडक्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस जीरो मानेगा उस सर्किट का। और इस सर्किट में क्या होता है, फॉर दिस सर्किट फाई क्या बताया था मैंने, फेज एंगल कितना होता है करंट और वोल्टेज में, π/2, वोल्टेज आगे चलती है π/2 एंगल, ठीक है, वोल्टेज लीड्स दी करंट, ठीक है। देयरफॉर पावर कंजम्पशन कितना आ जाएगा इस इक्वेशन से, उसको नंबर 3 या 4 जो भी बोलना है, 3 4 बोल दो। देयरफॉर फ्रॉम 4 क्या आ जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम 4, यहाँ भी फ्रॉम 4 था ये, क्या आ जाएगा बोलो 4 से, पावर कंजम्पशन क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिकॉज यहाँ जब भरूंगा मैं कॉस फाइव की जगह 90 भरूंगा तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। सो नो पावर इज कंज्यूम्ड इन एन सर्किट जिसमें एसी फ्लो कर रहा है लेकिन वो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है यदि, और यदि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, सर्किट हैज़ प्योर कैपेसिटेंस ही ओनली, तो उस केस में भी फाई आपका 90 होता है तो पावर कंजम्पशन क्या है, जीरो। फाई यहाँ भी कितना होता है, 5/2 रेडियन होता है, तो वहाँ भी आपका पी कितना आएगा, जीरो। सो पावर इज कंज्यूम्ड, ठीक है। तो स्पेशल केस बन जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी इम्पीडेंस ट्राइंगल क्या चीज़ होती है, इम्पीडेंस ट्राइंगल। अभी हम सीरीज RLC सर्किट की बात कर रहे हैं, आज का मेन टॉपिक उसी पे है, इम्पीडेंस ट्राइंगल। इम्पीडेंस ट्राइंगल होती है यदि हम एक ऐसी ट्राइंगल बनाएं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका बेस जो है वो रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करे और उसका जो परपेंडिकुलर है हाइट उस ट्राइंगल की वो रिएक्टेंस के द्वारा रिप्रेजेंट की जाए, XL माइनस XC। XL माइनस XC तब होगा जब VL ग्रेटर देन VC होगा, ठीक है। यदि VC ग्रेटर देन VL होगा तो फिर आपने उल्ट करना है, तो XC माइनस XL ले लेंगे। और उस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, इम्पीडेंस के द्वारा, ठीक है। तो ऐसी ट्राइंगल को बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। तो करिए, दिस इज बेस, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, R से। दिस इज हाइपोटेन्यूज XL माइनस XC, और ये कौन है इधर, ये है आपका Z, और फेज डिफरेंस कितना था, वहाँ फाई, ये एंगल कितना है 90। ये है, इस ट्राइंगल को बोलेंगे OPQ। दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्राइंगल, ठीक है। सो ये तो XL की वैल्यू तुम्हें पता ही है, ओमेगा L होती है, ये नहीं बोलना आपने, XL कितना होता है ओमेगा L, और XC कितना होता है 1/ओमेगा C, ये आ गया, ठीक है। सो यदि हम आगे बात करें तो इससे कुछ भी निकाल सकते हो आप, यहाँ से कॉस ऑफ पावर फैक्टर निकालो यहाँ से, इससे चलो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है कॉस ऑफ एंगल फाई। तो कॉस ऑफ फाई क्या हो जाएगा यहाँ से बोलिए, R/Z, ये ठीक है। और फिर यहाँ से कॉस फाई हो जाएगा R/Z, बोलिए Z क्या होगा यहाँ से, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसका क्या होगा, अंडर रूट, ये तो दिस इज पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये पावर फैक्टर यदि यहाँ से आ गया तो फिर जो आपका फॉर्मूला था बेसिकली पावर कंजम्पशन का, एवरेज पावर कंज्यूम्ड का, वो था EB/IB cos फाई था ना, cos फाई की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो एक ये फॉर्मूला बन गया न्यूमेरिकल करने के लिए, EV/IV cos की वैल्यू बोलो R/Z, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z, R² प्लस XL माइनस XC, पर XL की वैल्यू लिख दो यहाँ ओमेगा L, और XC की वैल्यू क्या होती है, बोलिए 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 1/ओमेगा C, ये आ गया, और इसका होल स्क्वायर। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज RLC सर्किट, ठीक है। और ये जो मैंने बताया आपको ये Z, एक चीज़ और यहाँ याद रखना कि रेसिप्रोकल ऑफ Z इज कॉल्ड एडमिटेंस, एडमिटेंस
एडमिटेंस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है 1/z रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है ओम, तो इसका हो जाएगा महू, तो इसका यूनिट क्या होगा ओम का उल्ट क्या होगा MHO, या इसको ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए कि cos फाई आपको पता ही है क्या होता है, R/Z होता है ये। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि सर्किट में रेजिस्टेंस ही होगा, ये नहीं होंगे दोनों, तो R/R ही बचेगा। तो पावर फैक्टर कितना हो गया उसका, प्योरली रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना हो गया। पावर फैक्टर पूछने को मतलब पावर फैक्टर पूछ सकता है किसी भी सर्किट का। यदि सर्किट में रेजिस्टेंस ही है तो ये चीज़ नहीं होगी ना, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं है, तो फिर पावर फैक्टर R/R कितना बचा। सो फॉर प्योरली रजिस्टिव सर्किट आर के पावर फैक्टर कितना होता है, और प्योरली रजिस्टिव सर्किट हाँ cos फाई कितना बताया मैंने, cos फाई होता है 1, पावर फैक्टर इज 1। क्यों, क्योंकि उसमें एक्स और एक्स ही नहीं होंगे, ये फैक्टर सारा जीरो हो जाएगा, तो R² ही बचेगा, R कैंसिल होकर बनना चाहिए। और वैसे भी हमें पता है कि रजिस्टिव सर्किट में जो फेज एंगल होता है वो जीरो होता है, देयरफॉर cos ऑफ फाई कितना हो जाएगा इज इक्वल टू cos ऑफ जीरो। cos ऑफ जीरो कितना होता है 1, तो पावर फैक्टर बेसिकली कितना आ गया 1, जैसे मर्जी कर लो। प्योरली इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा, और प्योरली इंडक्टिव बोलने का मतलब है कि जो उसका रेजिस्टेंस है वो जीरो है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए एल ही होगा उसमें। इंडक्टिव सर्किट के लिए आपको वैसे निकाल सकते हो कि उसमें फाई 90 होता है, π/2 इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों में आ जाएंगे इसमें। कैपेसिटिव के लिए भी तो एंगल π/2 ही होता है ये। तो देयरफॉर cos ऑफ π/2 कितना हो गया, बोलो cos फाई हो गया cos π/2, और cos π/2 होता है 0। तो व्हाट इज द पावर फैक्टर फॉर प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, इट इज 0। वेरी सिंपल। ठीक है, सो यहाँ से आप यदि आगे चलें तो हम बात करेंगे। और एक चीज़ थोड़ी सी और आ गई, जैसे हम बोल रहे हैं ना RLC सर्किट है, मान लो सर्किट में जैसे R था, ये L है, मान लो आप कैपेसिटेंस नहीं है, ये दोनों ही हैं, और इनको जोड़ दिया इसी सोर्स से। तो इसके लिए सारा काम करना आपने जो आपने RLC के लिए करा। तो इम्पीडेंस क्या होगा सर्किट का बताओ, इसमें R और L ही है सीरीज में, तो L वाला फैक्टर रहेगा, XC है ही नहीं इसमें, तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो ये यहाँ क्या बच जाएगा बताओ, ये बचेगा R² + XL², ये चीज़ क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। समझे बात मेरी। और यदि प्योरली कैपेसिटिव है तो फिर यहाँ XL नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, मान लो L की जगह यहाँ RC सर्किट है, तो RC सर्किट में क्या होगा, ये होगा ऐसे रेजिस्टेंस होगा और आगे कैपेसिटेंस लगा दिया, L गायब है अब, और इसको इसी सोर्स से जोड़ दिया। अब पूछा गया बताओ पावर फैक्टर, ये चलो कुछ भी पूछ लिया, सब कुछ वैसे करना है जैसे वहाँ पे, मतलब L वाले फैक्टर आपने गायब कर देने हैं। तो L वाला फैक्टर गायब होगा तो फिर यहाँ क्या बचेगा, L वाला फैक्टर ये गायब हो जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा, यहाँ कौन था आगे XC था, तो ये आ जाएगा। तो क्या बचेगा फिर यही बचेगा, क्या बचेगा, जैसे पावर फैक्टर यदि इसका पूछ लिया मैंने, तो पावर फैक्टर में क्या बचेगा इस सर्किट में, ये होगा cos फाई इज इक्वल टू R/R² प्लस कौन बचेगा नीचे, अब XC का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा पावर फैक्टर, ये तो हो गया इसके लिए कितना होगा पावर फैक्टर, ये तो ये आ जाएगा cos फाई इज इक्वल टू R/√, भी था, सो R² प्लस, क्योंकि इसमें इंडक्टिव है तो ω/L² या XL², और इसका √, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं किसी भी सर्किट के लिए। ठीक है, ये कौन से सर्किट बताया मैंने, RL के लिए, और ये कौन सा बताया RC के लिए। इसमें गायब कौन था C, इसमें गायब कौन है L, जैसे LC भी कर सकते हो आप, R को गायब कर दो। तो ये था पावर फैक्टर के ऊपर। तो इम्पीडेंस ट्राइंगल मैंने बताई, इफ़ यू ड्रॉ ए ट्राइंगल बाई टेकिंग इट्स बेस एज रेजिस्टेंस, by taking its perpendicular as net reactance and hypotenuse as impedance, तो ये जो ट्राइंगल बनी इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। यहाँ से कुछ भी निकाल लो, cos फाई निकाल लो, tan फाई निकाल लो, tan फाई भी आपने पढ़ा था अभी। ठीक है, फाई निकालने के लिए फेज डिफरेंस निकालना है तो tan फाई निकालना पड़ता है ना। तो ये था आपका एवरेज पावर के ऊपर। और अब थोड़ा सा मैं एक न्यूमेरिकल करा दूँ, क्लोज करते हैं। तो एक थोड़ी और रह गया, वॉट लेस करंट।
वॉटलेस करंट वो करंट है ये, जैसे मान लो यदि मैं एक डायग्राम बनाऊं, ये डायग्राम है सपोज करिए, इधर को मैं आई वी ले लेता हूँ और इधर को मैं ई वी ले लेता हूँ, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, और ये एंगल में फाई ले लेता हूँ इनके बीच। तो आई वी ठीक है, लिख दिया यहाँ पे लेट ई वी जो है वो वर्चुअल वैल्यू है करंट की, आई वी क्या है वर्चुअल वैल्यू है, ये वोल्टेज की है ये करंट की है, वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लिख दिया, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस उनके बीच। ठीक है, ये आ गया वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, या इसको हम एसी वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ये आ गया, और ये वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी आ गई। ठीक है, फाई फेज डिफरेंस है। देयरफॉर पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ई वी आई वी कॉस ऑफ एंगल फाई। ठीक है, अब यहाँ आई वी कॉस फाई आ रहा है, देखो ये। ठीक है, अब ये आई वी के बिकॉज मैंने बताया कि वो फेजर्स हैं यहाँ पे, तो वेक्टर्स की तरह ट्रेड करेंगे आप करंट और वोल्टेज को। ठीक है, सो आई वी को रिजॉल्व करिए टू कंपोनेंट्स में, तो इस तरफ आ जाएगा इसका आई वी कॉस ऑफ फाई, फाई वाली लाइन पे कौन सा होगा कॉस कंपोनेंट, और इधर को कौन सा हो जाएगा आई वी साइन फाई, इधर को आई वी साइन फाई। सो रिजॉल्व आई वी इंटू टू कंपोनेंट्स, आई वी साइन फाई एंड आई वी कॉस फाई। अब मेरे को बताइए कि पावर कंजम्पशन में कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है पावर कंजम्पशन के लिए। ठीक है, तो कौन सा कंपोनेंट है वो कॉस फाई। तो पावर इन द सर्किट इज कंज्यूम्ड ओनली ड्यू टू आई वी कॉस फाई। सो नो पावर इज कंज्यूम्ड ड्यू टू कौन सा कंपोनेंट, कोई पावर कंज्यूम नहीं होती आई वी साइन फाई, नो पावर is consumed in an electrical circuit due to component, कौन सा कंपोनेंट आई वी साइन फाई। therefore कंपोनेंट आई वी साइन फाई जो है उसको बोलेंगे वॉटलेस करंट। वॉटलेस मान लो इसकी वजह से जो वॉटेज का कंजम्पशन है, पावर का जो कंजम्पशन है वो नहीं है, जीरो है। तो पावर कंजम्पशन किस कंपोनेंट की वजह से नहीं हो रही है, आई वी साइन फाई। therefore कंपोनेंट आई वी साइन फाई इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। ये बोलते हैं इसको वॉटलेस करंट, ये आ गया। तो ये था। ठीक है, तो कौन सा कंपोनेंट होता है भी करंट का, ये कौन सा कंपोनेंट होता है, ये आई वी साइन फाई, जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन नहीं होता। कौन से कंपोनेंट की वजह से पावर कंजम्पशन होता है, आई वी कॉस फाई की वजह से। दैट्स वाइज आई वी साइन फाई की वजह से जब पावर कंजम्पशन ही नहीं है तो इसको कौन सा करंट बोलते हैं, वॉटलेस करंट। ठीक है जी, और एक न्यूमेरिकल करेंगे कि मान लीजिए आपको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो दी है 100 साइन 314t, ये दी है, ये 100 इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी है। तो उसमें पूछा जा रहा है पॉइंट, क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है ये, फाइंड कई चीज़ें पूछ रहा है यहाँ से, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये पूछ लिया। दूसरा पूछ लिया कि फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। ठीक है, तीसरा पूछ लिया कि फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। चौथा पूछ लिया कि फाइंड मीन वैल्यू ऑफ एसी, फाइंड मीन वैल्यू ऑफ एसी। सो ये आ गया MEAN। और लास्ट में पूछ लिया कि एक और पूछ लिया कि फाइंड RMS वैल्यू ऑफ एसी। सो कैसे करेंगे, कंपेयर करो इसको, सोल्यूशन दे देते हैं इसका सिंपल सा। सोल्यूशन इसका यही है कि इस इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विद इक्वेशन E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो E0 कितना आ गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी आ गई, हाँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF नहीं है, करंट ले लो आप यहाँ, करंट ठीक रहेगा।
बोल देते हैं इसको। सो यहाँ भी आपने फिर आई लिखना है, ठीक है, यहाँ भी आई नॉट लिखिए, बिकॉज अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज आल्सो वैलिड फॉर करंट, आई इज इक्वल टू आई नॉट। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी आ गई बोलो, पीक वैल्यू होती है आई नॉट, तो आई नॉट कितना एम्पियर आ गया, 100 एम्पियर, पहला हो गया। दूसरा करिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ देखो ओमेगा की जगह कौन बैठा हुआ है यहाँ 314, तो ओमेगा भी हो गया, सो ओमेगा इज इक्वल टू 314 रेडियन पर सेकेंड। चलो आगे, आगे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। अब तीसरे में फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो यहाँ 2πf होती है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf जो है इसको लिख दो और यहाँ 314 लिख दो, यहाँ से f निकाल लो, तो 314 अपॉन 2, पाई की वैल्यू बोलो 3.14, सो ये 100.2 आ जाएगा। तो कितने आवर्स बताई थी मैंने फ्रीक्वेंसी, 50 आवर्स आ गया। और चौथा पूछा है मीन वैल्यू ऑफ करंट, मीन वैल्यू ऑफ करंट मैंने बताई थी 2I0 अपॉन पाई, पीक वैल्यू का डबल अपॉन पाई, सो पीक वैल्यू ये निकाली हुई है कितनी है 100, तो 2 × 100 अपॉन पाई 3.14, ये एम्पियर में आ जाएगा आंसर। पाँचवें में मैंने पूछा कि वर्चुअल वैल्यू क्या है, वर्चुअल वैल्यू तो मैं बताई है पीक वैल्यू का √2 होती है, वर्चुअल वैल्यू या RMS वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा 100 अपॉन √2, सो एम्पियर में आंसर आ जाएगा, सो यही था, ठीक है। सो अब मैं आपको थोड़ी सी यहाँ सी नोट्स दिखा देता हूँ, ये सो ये हैं आपके नोट्स जो आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस से थोड़ा पीछे का छूट गया था, यहाँ से लिख लें, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, कई बच्चों ने लिख लिया, आप भी लिख लें। वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आता है बार बार। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला XC लिखा है भी है, XC 1/2πfc CI। सो यहाँ फिर मैंने बताया था कि डीसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 होती है, तो XC इन्फिनिटी हो जाएगा, XC देखो इन्फिनिटी आ गया, यदि XC इन्फिनिटी आ गया तो फिर कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है फॉर द फ्लो ऑफ डीसी, देयरफॉर डीसी को ब्लॉक कर देता है जब फुली चार्ज होगा, ठीक है। सो एक्सप्रेशन फॉर ये किया आज हमने, तो ये सारा डायग्राम मैंने बता दिया आपको। सीरीज RLC सर्किट में करंट और इम्पीडेंस निकालना है, ठीक है। सो VR एंड IVR इन सेम फेज बताया था, ठीक है। और फिर ये भी बताया था कि VL लीड्स IB बाई एंगल, एंगल लिखा है π/2 रेडियन, और वहाँ लैग्स बिहाइंड है π/2 से, ठीक है। फेजर डायग्राम में VL माइनस BC इज रिप्रेजेंटेड और इज द रिजल्टेंट ऑफ VL एंड BC एंड रिजल्टेंट ऑफ VL माइनस BC, VL माइनस BC लिखा है, एंड VR इज EB, EB के बाद एंड लिख लें यहाँ, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई OP, ठीक है। सो एंड लिख लेना आपने यहाँ, ये डायग्राम है, अच्छी बनाइए, ढंग से बनाए, फेजर डायग्राम, ठीक है जी। और ट्रायंगल में जाके फिर यहाँ से आपने EB करंट की वैल्यू निकाल ली, ये याद रखेंगे। और नीचे जो दिख रहा है वो रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, ये तो दिस इज द इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट ये आ गया। तो इम्पीडेंस की डेफिनेशन भी लिखी होगी आगे, वो भी आपने लिख लेनी है। फिर ये फेज डिफरेंस के लिए फाई निकाला, tan फाई, तो ये tan फाई आ गया, ठीक है। ये लिखा है यहाँ कुछ ना, ये स्टार में नोट कर लेना कि ये जो रेसिप्रोकल ऑफ जेड है, जेड लिखा है, ये इज कॉल्ड एडमिटेंस, ADMI, ये जो लिखा है ना ये एडमिटेंस है, ADMITTANCE, एडमिटेंस। एडमिटेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ जेड होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। और इसका यूनिट क्या बताया था मैंने, महो, महो, और आप लिख सकते हो महो को लिखना हो तो, और ओम माइनस ओम पर ओम, ठीक है। तो ये एडमिटेंस स्टार में लिख लें इसको अलग से। और आगे लेट लिखा है, लेट, दिस इज लेट, लेट फाई इज इक्वल टू LETI, ठीक है। तो फाई निकाला यहाँ से tan इनवर्स, और ये सारी चीज़ ब्रैकेट में चलेगी इधर, ये कर सकते हो आप। इम्पीडेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव वर्ड यहाँ लिख लें भाई, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव यहाँ लिख लें इफेक्टिव, ठीक है।
इफेक्टिव, इट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई सीरीज RLC सर्किट फॉर द फ्लो ऑफ AC। यूनिट इसका ओम ही होता है, ठीक है। और रेजोनेंस पे मैंने बताया था कि मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो करना चाहिए और वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है, उसको बोलते हैं ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज कॉल्ड एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकल गई है और करंट की वैल्यू फिर मैंने निकाली यहाँ से, देखो ना ये फ्रीक्वेंसी आ गई और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट ये होती है। और एक्सएल इक्वल जब एक्स पुट करेंगे तो सारा का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। एक्सएल लिखा है एक्सएल इज इक्वल टू एक्स लिखा है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स करेंगे ना। रेजोनेंस में एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स हो जाता है। तो सर्किट प्योरली रजिस्टिव हो जाता है बिकॉज ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो ई वी अपॉन आर ही बचेगा, क्या बचेगा, ई वी अपॉन आर। ये देखो ई वी अपॉन क्या बचेगा, आर ही बचेगा। तो ये आ गया, ठीक है। तो यदि ई वी अपॉन आर ही बचेगा तो फिर सर्किट प्योरली रजिस्टिव हो गया। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस डिक्रीज हो गया। इम्पीडेंस होता था नहीं पूरा लंबाई प्लस करके कुछ चीज़ होती, वो नहीं अब हो रही है, मैंने समझाया वीडियो में आपको, वो नहीं हो रही है, इसका मतलब इम्पीडेंस जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यदि ये नीचे वाली चीज़ डिक्रीज हो जाएगी तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। ये लिखा, फिर रेजोनेंस कर्व बनाया और यहाँ लिखा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो आर के ऊपर कोई डिपेंड नहीं कर रही है, तीनों रेजिस्टेंस के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट ही है। हाउएवर रेजोनेंस कर्व बिकम्स मोर शार्पर फॉर लेस आर। तो जो काम आर है वो ये है, इसके लिए शार्पर का मतलब है कि ज़्यादा चढ़ाई जो चढ़ी है इसने, वो कौन सा, वो कर्व ज़्यादा शार्पर होगा। तो शार्पर कौन सा होगा, लास्ट वाला, ये वाला, ये ज़्यादा शार्पर है और इसके लिए रेजिस्टेंस क्या है, कम, ठीक है। हालांकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आर पे डिपेंड नहीं करती। हाउएवर रेजोनेंस कर्व बिकम्स मोर शार्पर फॉर लेस आर। लेस रेजिस्टेंस के लिए रेजोनेंस कर्व जो है वो ज़्यादा शार्पर है, ज़्यादा शार्प है, ठीक है। और फिर क्वालिटी फैक्टर ये आपको, चलो मैं बताना भूल गया। तो बेसिकली रेजोनेंस पे होती है चीज़, वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर टू वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर, दोनों का रेशियो ले लो। यहाँ वोल्टेज क्रॉस आप कैपेसिटर भी ले सकते हो, एल की जगह वी सी भी लिख सकते हो, वी एल की जगह वी सी भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्वालिटी फैक्टर जो है उसकी वैल्यू ये आती है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू ये आ रही है तो फिर इसके लिए भी रेजोनेंस कर्व, इंपॉर्टेंस क्या है क्वालिटी फैक्टर की, ये देखेंगे। सो इट टेल्स अस अबाउट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व, ठीक है। लेस आर के लिए कर्व ज़्यादा शार्पर है, मैंने बताया, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर आर पे डिपेंड नहीं करता। यदि आप ऊपर इक्वेशन देखें इसकी, तो देखो क्वालिटी फैक्टर आर पे डिपेंड करता है, वो नहीं करता डिपेंड, क्या, जैसे पिछले वाला फैक्टर था, कौन, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो जब आर कम होगा तो क्यू ज़्यादा होगा, क्यू ज़्यादा होने का मतलब कर्व विल बी मोर शार्पर। कौन सा कर्व, रेजोनेंस कर्व, ये लिखा है यहाँ पे, देखो ये है इसकी इंपॉर्टेंस। इट क्या इंपॉर्टेंस है अभी क्वालिटी फैक्टर की, पढ़िए जरा, ये इट टेल्स अस अबाउट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। फॉर लेस आर क्यू ज़्यादा होगा, फॉर लेस आर क्यू विल बी मोर। क्यू मोर होने का मतलब क्या है, क्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इट मीन्स रेजोनेंस कर्व जो है वो ज़्यादा शार्प होगा, ठीक है, लेस आर के लिए। उसके बाद फिर एवरेज पावर का फॉर्मूला ड्राइव करा और ये लंबा सा एक्सप्रेशन फिर ड्राइव करने के बाद पावर फैक्टर के ऊपर बातें करी, वो सारी, यानी कि इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाई है, देखो ये बनी हुई है ट्रायंगल, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि बॉटलेस करंट क्या होता है, आई वी साइन थीटा या फाई जो भी है यहाँ पे, आई वी साइन थीटा, जिसकी वजह से पावर कंज्यूम नहीं होती। फिर ये न्यूमेरिकल करवाया आपको, सारी वैल्यू इसमें बताई, ठीक है। सो जो आपका यहाँ पे एक क्वालिटी फैक्टर था, मैं उसको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा अभी। क्वालिटी फैक्टर, सो ये आ गया आपका क्वालिटी फैक्टर। सो ये आ गया। तो यहाँ से आप थोड़ा सा देख लो, 1 मिनट और ले रहे हैं।
तो ये वाली चीज़ है। सो ये था क्वालिटी फैक्टर, सीरीज आरएलसी सर्किट में होता है ये भी। तो आज का हमारा मेन टॉपिक ये था, क्वालिटी फैक्टर को क्यों बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर्स इन सीरीज आरएलसी सर्किट। वही हमारा सीरीज आरएलसी सर्किट, ठीक है जी। तो बेसिकली रेजोनेंस पे होता है ये। तो आपने पढ़ा था कि रेजोनेंस पे सीरीज आरएलसी सर्किट में क्या होता है, एक्सएल जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, एक्ससी के, पढ़ा है नहीं। सो बेसिकली क्वालिटी फैक्टर जो है ये उस टाइम वोल्टेज क्या थी इंडक्टर के क्रॉस, वी एल मानी थी हमने, या कैपेसिटर के क्रॉस अपॉन आर, इन वोल्टेजेस का रेशो है ये, वोल्टेज क्रॉस आर, ये वी आर, ये। सो इट इज़ रेशो ऑफ, क्वालिटी फैक्टर इज रेशो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। क्वालिटी फैक्टर इन सीरीज आरएलसी सर्किट at resonance is the ratio of voltage across inductor to voltage across resistor, और इंडक्टर की जगह आप voltage across कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो यदि मैं बात करूँ तो इसको थोड़ा सॉल्व करें आगे। तो वी एल क्या होता है, करंट कितना था, तीनों में सेम जा रहा था आई बी, तो वी एल को लिखते हैं, वी एल होता है हाँ आई आर, आई बी एक्स एल अपॉन क्या नीचे ओम्स लॉ, आई बी टू आर, आई भी कट जाएगा, यहाँ से क्यू क्या बचेगा, एक्सएल, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल। और मैंने बताया था कि जब एक्सएल इज एक्सी होता है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है, उसको बोलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये आ गया अपॉन आर, तो ये आ गया क्यू ओमेगा नॉट एल, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, ये आ गया ना। अब यहाँ पर ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर दो, बिकॉज जब रेजोनेंस पे ओमेगा नॉट की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी, यहाँ से निकाल सकते हैं, ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी। सो ओमेगा नॉट कितना आएगा यहाँ से, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी अंडर रूट आ जाएगा, ये समझे बात मेरी, ये ठीक है। सो ओमेगा नॉट कितना होता है बोलो, 1 अपॉन एल सी अंडर रूट लिख दो यहाँ पे। सो ये आ गया ओमेगा नॉट होता है 1 अपॉन एल सी अंडर रूट, 1 अपॉन एल सी अंडर रूट, और आगे एल अपॉन आर भी है, ठीक है। सो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू, एल की पावर यहाँ 1 है और यहाँ हाफ है, तो हाफ ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो एल की पावर ऊपर बचेगी हाफ, और नीचे अंडर रूट सी है और 1 अपॉन आर है ये। तो आर यहाँ से आपका क्यू आ गया 1 अपॉन आर टू एल और सी, एल की पावर हाफ मीन अंडर रूट एल अपॉन सी अंडर रूट। तो ये होता है क्वालिटी फैक्टर सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस पे, ठीक है, समझे। सो ये आ गया। फिर हमने शार्पनेस बताया कि क्वालिटी फैक्टर तो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली आ रहा है। तो यदि मैं रेजोनेंस कर्व बनाऊँ, ये वाला कर्व जो बार बार बनाया था हमने, ये वाला ऐसे जैसे बना दिया, ठीक है, ये ठीक है। सो ये ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे बनाया था हमने। ये आर के लिए था, ये 2R के लिए था, और ये 3R के लिए था। इधर को करंट था और इधर को क्या था, फ्रीक्वेंसी थी AC की। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी आई थी बीच में, ये आई थी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0। ये बेसिकली कौन सा कर्व इन तीनों में ज़्यादा शार्प है, ये वाला, जिसके लिए कम रेजिस्टेंस है, ये वाला। तो यही से लग रहा है। देखो क्वालिटी फैक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्वालिटी फैक्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि इट टेल्स अस अबाउट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, ठीक है। तो शार्पनेस रेजोनेंस कैसे आएगा, शार्पनेस और रेजोनेंस कैसे आएगा, ठीक है। जैसे आर की वैल्यू यहाँ कम होगी तो क्यू क्या होगा, ज़्यादा। तो फॉर लेस आर, कम आर यदि, क्यू विल बी मोर, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। हाँ, इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो रेजोनेंस कर्व होगा वो ज़्यादा शार्पर होगा लेस आर के लिए, ठीक है। तो लेस आर के लिए ये है कर्व, और इसके लिए क्वालिटी फैक्टर सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यू इसके लिए सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा क्यू इसके लिए होगा। जहाँ कम आर है, कम आर ये इसी कर्व के लिए कम आर, यहाँ तो डबल हो गया आर का, यहाँ ट्रिपल हो गया। जब आर लेस होगा तो क्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि रेजोनेंस कर्व विल बी, क्यू विल बी मोर, दैट इज इट मीन्स रेजोनेंस कर्व विल बी मोर शार्पर, मीन्स रेजोनेंस कर्व विल बी मोर शार्पर। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है।
ये लिखना आपने, इट दिस क्यू टेल्स अस अबाउट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व. For less r, q will be more from this equation. It means resonance curve will be more sharper. कब जब less r होगा तो उसके लिए q क्या होगा, ज़्यादा होगा. सो यही था. सो आज के लिए इतना ही. बाय बाय.